नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आम चुनाव में 8 महीने ही रह गए हैं और कुछ राज्यों के चुनाव तो अगले 2-3 महीने में ही होने वाले हैं। ऐसे में जो बातें किसी और दौर में मुद्दा बने या ना बने, इस समय उनके मुद्दा बन जाने की एक बड़ी गुंजाइश बनी रहती है। और ऐसे ही एक मुद्दा उछला है तमिलनाडु से, जिसे तुरंत चुनावों में उतरने जा रही भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। दरअसल डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु के खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन ने अपने बयान में सनातन धर्म की जो तुलना की है वो मच्छरों, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, इन सब चीजों से कर दी। शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सनातन धर्म का भी खात्मा किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान से तमिलनाडु में जो विवाद हुआ वो अलग, लेकिन देश की राजनीति में इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है। आप ये समझ लीजिए कि डीएमके के जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, उनमें भी एक खलबली दिखी। वो भी इससे जरा किनारा कर रहे हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान के समर्थन में हैं, और इंडिया गुट के भी बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर ये बता रहे हैं कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने तमिल में ये बयान दिया, एक बार आपको वो सुना देते हैं। நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். अब उदयनिधि स्टैलिन का यह विवादित बयान आते ही उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इन सब लोगों ने अलग अलग मंचों पर इसकी तीखी आलोचना की और इसे देश में सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी के खात्मे का आह्वान करार दिया। अब देखिए, राजनीति का माहौल है तो उसको अलग अलग तरीके से बयान को या इस बात को सामने लाया जा रहा है। बयान विवादास्पद है, लेकिन उस पर अब बहुत तेज राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को भी खींच लिया, जिसका डीएमके भी एक हिस्सा है, और आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। बीजेपी का यह हमला शुरू ही हुआ था कि आग में घी का काम किया नेता पुत्रों के बयानों और ट्वीट्स ने। नेता पुत्र क्यों कह रहे हैं, जरा एक एक करके हम आपको बताएं। तो एम.के. स्टैलिन के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन, जिन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि स्टैलिन के बयान का समर्थन कर दिया। कार्ति चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा कि सनातन धर्म जातिगत भेदभाव पर आधारित समाज के लिए एक संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। सनातन धर्म के पैरोकार पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश में हैं। जाति भारत के लिए एक अभिशाप है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी यह कह दिया कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता वो बीमारी के ही बराबर है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion, according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. अब इन बयानों से और ये जो बयान हैं, इनके चुनावों से पहले ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि राजनीतिक दलों को इसकी आंच महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस उदयनिधि स्टैलिन के बयान से सहमत नहीं है। वो खुद मंदिर में दिख रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो
टेम्पल हॉपिंग का आरोप लगता है उन पर, तो उन्होंने भी ये बयान दे दिया। उसी कांग्रेस के प्रियांक खड़गे जो हैं, उनका बयान अभी आपने सुन लिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बयान से इंडिया गठबंधन में भी एक अजीब सा कंफ्यूजन है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, क्या करें क्या ना करें। बीजेपी ने किस तरीके से हमला किया, कैसे वो हमलावर हुए, आइए आपको वो सुनाएं। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि आप पाखंड करते हैं, तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। सनातन इज इटर्नल, शाश्वत। सनातन स्थायी है, चिरंतन है। सर, स्टालिन ने कहा है कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. हालांकि मुद्दे की नजाकत को समझते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कुछ सफाई देने की कोशिश की है। सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों के संहार की बात की है, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ अपने रुख पर वो डटे हुए हैं। डीएमके ने भी अपने नेता का समर्थन करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यानी कि उसको वाटर डाउन करने की एक कोशिश की है। लेकिन यह सफाई लगता नहीं कि अब हाथ से निकल चुके इस मुद्दे की गर्मी इतनी जल्दी ठंडा कर पाएगी। इस पर राजनीति अगले कई दिन तक जारी रहेगी। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह तक कह दिया है कि इसको हेट स्पीच का दर्जा क्यों ना दिया जाए। क्या वो हेट स्पीच तो नहीं कर रहे हैं? अब इस पर वाद विवाद और बातचीत राजनीतिक गलियारों में चलती रहेगी। लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह भी समझना और समझाना चाहते हैं कि सनातन धर्म है क्या। उसको लेकर के इतनी टिप्पणी हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है ये क्या है, और डीएमके की सियासत इस मुद्दे पर क्या रही है और कहां से शुरू हुई। दरअसल सनातन धर्म को हिंदुत्व से जोड़कर ही देखा जाता है। सनातन धर्म संस्कृत का शब्द है जिसे शाश्वत धर्म, शाश्वत नियम या प्राचीन और अनवरत दिशा निर्देशों के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अनंत, यानी कि जो हमेशा रहे। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक के मुताबिक सनातन शब्द का इस्तेमाल वेदों में नहीं दिखता, लेकिन इसका इस्तेमाल भगवद गीता में किया गया है, जिसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान जो शाश्वत है, यानी कि अनंत है,
हमेशा के लिए। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म, जैसे कि हमने अभी बताया, अनंत धर्म जो जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता। सनातन धर्म को मुख्य तौर पर हिंदुत्व से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जैन और बुद्ध धर्म मानने वालों द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि ये धर्म भी पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। अब सवाल है कि सनातन धर्म के संदर्भ में तमिलनाडु की राजनीति को कैसे समझा जाए। इसके लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाकर यह देखना पड़ेगा, जब तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, यानी कि उनके राज्य में यह आंदोलन चल रहा था जिसको आत्मसम्मान आंदोलन कहा जा रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ। उसी आंदोलन से जुड़ी है तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की जड़ें। 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने यह आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। पेरियार एक समाज सुधारक थे जो धर्म और जाति के घोर विरोधी थे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने अपना मुहिम, ये जो मुहिम थी रैशनलिस्ट मुहिम यानी कि तर्कवादी आंदोलन, ये उन्होंने शुरू किया और उन्होंने अपने आप को पेश किया जो चीजों को सिर्फ तार्किक नजरिए से ही देखता। पेरियार के इन विचारों ने तमिलनाडु की राजनीति को काफी प्रभावित किया और उनके विचारों से जो आंदोलन पैदा हुआ उसे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने अपनाया और उसी से इन पार्टियों का जन्म हुआ। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एआईएडीएमके मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टियां हैं जिन्होंने जन्म लिया। पेरियार ने जाति, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को दूर करने के लिए बड़े सामाजिक सुधारों पर जोर दिया और हिंदी के प्रभुत्व को भी उन्होंने उसका विरोध किया। इसी वजह से आप देखते हैं एंटी हिंदी वहां पर आंदोलन आए दिन हुआ जाता है। वो बात अलग है कि उसको एकदम राजनीति के चलते किस लेवल पर ले गए हैं वहां के नेता, वो भी आप देख रहे हैं। इस बात पर जोर दिया पेरियार ने कि तमिल राष्ट्र की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि आजादी से पहले की बात है, उसके बाद वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर समझना बहुत जरूरी है। 1938 में पेरियार की जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन आपस में जुड़ गए। सन 44 में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी जिसे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहा जाता है, यानी कि डीएमके। डीके ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी। अब आप सोचिए, आज वो आईएनडीआईए अलायंस में हैं और कांग्रेस के साथी हैं। ये सब कांग्रेस और ब्राह्मण विरोधी पार्टी थी जो ये डीके पार्टी बनी। आर्य विरोध तब तक एक तरह से उत्तर भारत विरोध माना गया। इसके साथ ही एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र के आंदोलन की मांग की शुरुआत हुई। मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, ये इतिहास क्या है जिसके चलते उदयनिधि स्टैलिन, अब हो सकता है अपनी राजनीति के चलते कर रहे हैं, लेकिन इतिहास क्या है वो जान लीजिए। लेकिन समय के साथ साथ ये मांग फीकी पड़ गई थी क्योंकि इसे तमिलनाडु की जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट था और वो जन आंदोलन में नहीं बदला। देश की आजादी के बाद जब चुनाव हुए तो पेरियार ने चुनावों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं 1949, जहां पर पेरियार के सबसे करीबी साथियों में से एक सीएन अन्नादुराई वैचारिक मतभेदों के चलते अलग हो गए। अन्नादुराई ने डीएमके की स्थापना कर दी और चुनावी प्रक्रिया में वो शामिल हुए। यानी कि ओरिजिनल आइडिया क्या था, डीके, उससे निकली हुई डीएमके, लेकिन मुख्य वैचारिक आधार वही रहा, पेरियार के स्थापित किए हुए। डीएमके ने सामाजिक लोकतंत्र यानी कि सोशल डेमोक्रेसी और तमिल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया। 1969 में अन्नादुराई के निधन के बाद डीएमके का नेतृत्व एम करुणानिधि के हाथ में आया। एम करुणानिधि कौन है? उनके बेटे एमके स्टैलिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन। 1972 में 1972 में करुणानिधि और तब के तमिल फिल्मों के बड़े अभिनेता और नेता एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर के बीच मतभेद हुए तो डीएमके में दो फाड़ हो गई। एमजी रामचंद्रन ने अलग पार्टी बनाई एआईएडीएमके, जिसे लाखों प्रशंसकों ने बड़ा समर्थन किया। सन 77 में एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर तमिलनाडु की सत्ता में आए
और 1987 में अपने निधन पर सत्ता में बने रहे। उन्होंने उस तर्कवादी और ब्राह्मण विरोध के एजेंडा को काफी कमजोर कर दिया था, जो कि डीके और बाद में डीएमके का वैचारिक आधार बना। इसी वजह से अगर आप देखें तो एआईएडीएमके अपने विचारधारा में, अपनी सोच में भले ही इसी मूवमेंट से निकली हो, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि वो उस मुख्य विचारधारा से बहुत हद तक डाइल्यूट हो गई। लेकिन डीएमके का वो वैचारिक आधार बना हुआ है, ऐसा वो दावा करते हैं और अपने विचारों में वो ऐसी बात करते हैं कि वो तर्कवादी हैं, जाति धर्म विरोधी हैं। इस सब चीज़ों का वो दावा करते हैं कि वो सामाजिक कुरीतियों के विरोध में हैं, इसका भी वो दावा करते हैं। उसी का असर है कि उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर ये विवादित बयान दे दिया। ये बयान अब तमिलनाडु की राजनीति और उससे भी बढ़कर देश की राजनीति में क्या गुल खिला सकता है? क्या ये ब्लंडर है? क्या इसका असर 2024 में होगा? हो सकता है तमिलनाडु में लाभ पाने की कोशिश के लिए ये बयान दिया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआईए गठबंधन को, जो हिंदी भाषी राज्य हैं या नॉर्थ में हैं, वहां पर यह तकलीफ दे सकता है, परेशानी की वजह बन सकता है। इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन से। आइए पहले उनके विचार जानते हैं। विपक्ष का अड़े हाथ में लेने के लिए सरकार का एक षड्यंत्र हाथ में मिल गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा वगैरह को लिए। ये तमिलनाडु में इश्यू है नहीं है। तमिलनाडु में 70 साल से 100 साल से जस्टिस पार्टी 1930 1940 से ये लगातार लड़ाई चलते जा रहे सनातन धर्म के खिलाफ। लेकिन इसका आपत्ति है उदयनिधि स्टालिन, ये छोटा छोटा अभी जल्दी पॉलिटिक्स में आने वाले बच्चे हैं। उनकी राजनीति का रूप, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजनीति नहीं जानते। उन्होंने बोल दिया कोरोना का मतलब है ये, कोरोना का तरह इसको मारना चाहिए। उसी से गुस्सा हो गया बाकी लोग। जो सनातन धर्म का, द्रविडियन कल्चर का तमिलनाडु में ये लड़ाई आज नहीं कल नहीं 100 साल से है। उनकी आपत्ति है तमिलनाडु का अंदर ये क्यों कोरोना डेंगू से कंपेयर किया। लेकिन इसका दुष्ट, इसका नुक्स सुख जो भी देखोगे, कांग्रेस को भारी पड़ेगा मध्य प्रदेश चुनाव में, क्योंकि भाजपा छोड़ेगा नहीं है। इंडी अलायंस का जो मुंबई पर कॉन्फ्रेंस किया था, इंडी अलायंस, इंडिया जो I.N.D.I. ये जो डॉट अलायंस है ना, उसको ऊपर अड़े हाथ में ले लेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिन में, आज करण सिंह साहब, 90 साल का करण सिंह साहब जो इंदिरा गांधी का क्लोज था, राजीव गांधी का मेरा नजदीक था, वो क्यों हट गया? सनातन धर्म कांग्रेस से भी हट गया था, इसलिए वो भी जल्दी से जल्दी निकल गया। लेकिन आज उनका बयान मैंने थोड़ी देर पहले सुना था, पढ़ा था, उन्होंने दुख प्रकट किया है। सो सिमिलरली जो भी हिंदू प्रिय है, हिंदू नेतृत्व है तमिलनाडु में, जो कांग्रेस का प्लस ऑल इंडिया लेवल पर, वो लोग जरूर दुख ही है। इसीलिए आपको मैं एक बताना चाहता हूँ एनडीटी दर्शकों का, एक के एंथनी साहब ने कहा सनातन धर्म को विरोध नहीं करना, लेकिन ये कांग्रेस जानबूझ करके विरोध करती है, डीएमके विरोध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने आज की स्टेटमेंट दिया है, वो गलत है। तमिलनाडु में इसको असर नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश चुनाव में इसको जिक्र करेगा। यस्टरडे नहीं, दिने कल में अमित शाह ने जयपुर में उड़ा लिया, इसको बारे में बात कर लिया है। सो देयरफॉर मुझे लगता है आने वाले दिन में इसको बहुत ही मुश्किल है, डीएमके को है, कांग्रेस को भी पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, राजगोपालन जी का यह कहना है कि इसका असर तमिलनाडु में अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लिया गया है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान और खामियाजा, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको तमिलनाडु के बाहर उठाना पड़ सकता है, और वो भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के ये बात कहेगी कि ये देखिए गठबंधन किन लोगों का है, ये सनातन धर्म पर क्या। और ये वो राज्य हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहां पर 90% प्लस हिंदू आबादी। ऐसे में मंदिर जा रहे
जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके से ये जो डैमेज हो सकता है जिसका जिक्र राजगोपालन कर रहे हैं उसको रोक पाएंगे, ये राजनीति बड़ी रोचक होगी देखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका यह मानना है कि कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद शर्मा जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनमें से एक है। जो उदयनिधि ने कहा है वो अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार कहा है। जो पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी द्रविडियन, जो पेरियार ने शुरू की थी 1920-30 के दशक में, 20-30 के ईयर में, वो जो पूरी मूवमेंट थी वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मूवमेंट थी और जो ब्राह्मणवाद है उसके खिलाफ मूवमेंट थी। और वो ऐसी मूवमेंट थी जो कि भेदभाव खत्म करना चाहती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो उन्होंने अपनी पार्टी की विचार की धारा के अनुसार बात की है। रही बात की सनातन धर्म पे जो उन्होंने टिप्पणी की है, उसके चलते क्या इसका असर होगा नॉर्थ इंडिया में, तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि जो लोग उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को क्या असर होगा तमिलनाडु में और प्रदेशों में साउथ इंडिया के। मेरा ये मानना है कि इस बात का तर्क से जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और इसको सनातन धर्म वर्सेस द्रविडियन मूवमेंट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो राष्ट्रहित में नहीं होगा। सनातन वो जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म पर टिप्पणी की है, क्या वो हिंदू नहीं है? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो विपक्ष है, जो इंडिया फॉर्मेशन है, उसको एक पुख्ता टिप्पणी अपनी तरफ से इस पूरे विवाद पे करनी चाहिए। क्योंकि एक बात कही है स्टालिन ने और दूसरी बात कही है प्रियंक खारगे ने और तीसरी बात कही है कार्ति चिदम्बरम ने। कांग्रेस पार्टी की इस पे क्या पोजीशन है? एक पुख्ता बयान कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए ताकि जो अपवाद फैल रहा है, जो कंफ्यूजन फैल रहा है, वो ना फैले। फायदा नुकसान तो इलेक्शन के रिजल्ट आने पे पता चलेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 4-5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने हैं वो जुदा मुद्दों पे इलेक्शन होंगे। वो महंगाई पे होंगे, वो बेरोजगारी पे होंगे, वो जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में उस पे होंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है वो गहलोत के खिलाफ राजस्थान में उस पे होंगे। उसी पे इलेक्शन होंगे छत्तीसगढ़ में और प्रदेशों में और तेलंगाना में भी। मेरा ये मानना है कि जनता जो है उसको इन मुद्दों से विमोहित करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यही बात बार बार कितनी बार इसका इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। कितनी बार हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति कितनी बार भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास की पार्टी, वो विकास का प्रतीक है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को मेरी व्यक्तिगत राय है विकास के मुद्दे पे अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए, अपने क्लेम प्रूव करने चाहिए और उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। अभी तो विनोद जी ने अपनी बात कह दी, लेकिन राजनीति छवि का खेल जिसमें सारे राजनेता अपना अपना जोर लगाते हैं और अपने हिसाब से मुद्दे उठाते हैं। सारे राजनेता, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। इमोशनल मुद्दे क्या कांग्रेस ने नहीं उठाए? ऐसे में चुनावों से पहले इसका असर क्या होगा वो देखना होगा। हम लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आइए अब एक और खबर के बारे में बात करें। देश में चुनावों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन चुनावों के मौसम को देश का असली मौसम बहुत प्रभावित कर भी सकता है, बहुत हद तक। दरअसल बादल भी इस देश की सियासत की दिशा तय करते हैं। जुलाई में जो बादल जमकर बरसे वो अगस्त का महीना आते आते रूठ से गए और देश के एक बड़े इलाके में अगस्त के महीने में बहुत ही कम बारिश हुई, सूखा पड़ गया। बल्कि यूं तो कहें कि 1901 से जब से मौसम विभाग ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है तब से अगस्त में सबसे कम बारिश इसी अगस्त में हुई। अगस्त के महीने में
254.9 मिलीमीटर के मुकाबले 162.7 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड हुई। अगस्त में बादलों की इस बेरुखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। एक बड़े इलाके में फसल बर्बाद होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में इसकी कुछ भरपाई हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के महीने में बारिश सामान्य रहेगी। सितंबर में औसत 91% से 109% तक बारिश का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में सामान्य बारिश का अनुमान है। मध्य पूर्व भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों में यह सामान्य बारिश होने की संभावना है। लेकिन बाकी भारत में जो औसत है, उस औसत से कम बारिश की आशंका। सितंबर में फिर से बारिश के बावजूद पूरे देश में मानसून की बारिश के सामान्य से कम रहने की आशंका है। अब आइए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी की बात करें तो मार्च के महीने में बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। हमने रिपोर्टिंग की थी उसकी। उस समय बारिश नहीं चाहिए थी और बारिश हो गई। उन्हें सावन के महीने से उम्मीद थी, लेकिन सावन सूखा चल गया। मध्य प्रदेश में 1 जून से 1 सितंबर तक औसत से 18% कम बारिश हुई। पूरे राज्य में जो जिले हैं उनमें से 47 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। यहां पर 29 जिलों में तो बारिश की गंभीर कमी रिकॉर्ड हुई। इन 29 जिलों में बारिश 21% से 46% तक कम रिकॉर्ड हुई। अब आप सोचिए, यह हालत है चुनाव में जाने वाले मध्य प्रदेश की। सतना, मंदसौर और अशोकनगर में बारिश 40 से 46% तक कम हुई। सीहोर और विदिशा में बारिश औसत से 21% तक रिकॉर्ड कम की गई। अब तक रूठे हुए मॉनसून से बिजली संकट भी गहरा हुआ है। धान, सोयाबीन की फसलों पर संकट आ गया। आप जानते हैं कि सोयाबीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है। इन हालात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भगवान की शरण में चले गए। एक आपात बैठक के बाद उन्होंने महाकाल में दरबार में बारिश के लिए अर्जी लगाई है। वैसे मौसम विभाग का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खेतों की यह हरियाली महीने भर में मुरझा गई। गुना बामौरी में धान के खेत में दरार पड़ चुकी है। परेशान बीदा खेड़ी के दामोदर हों या लोडेरा के बनवारी, सबने खड़ी फसल को जोत दिया। श्योपुर में भी किसानों ने खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया। आगर मालवा, नीमच, शिवपुरी, झाबुआ, हर जगह से किसानों की परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीघा के पीछे कम से कम 10,000 9,000 रुपये खर्च आता है बीघा में। इसमें कटाई का खर्च होता है, निंदाई का खर्च होता है, दवाई का खर्च होता है, सब खर्च होता है इसमें। बीज और खाद सबका खर्च होता है इसमें। एक बीघा में 2.5 से 3 कुंटल उत्पादन होता है। 2.5 कुंटल उत्पादन होता है, 2.5 कुंटल भी होता है और 2 कुंटल भी हो जाता है। खूब से खूब मान करते हैं अपन 2.5 कुंटल का। तो अभी क्या लग रहा है, ये उत्पादन हो पाएगा 2 कुंटल? ये मान के चलिए आप, मेरे को 1 कुंटल 1.5 कुंटल बीघा का उत्पादन होगा। और भाव भी नहीं मिल पाता। फिर भाव भी हमें क्या 4,000 का भाव मिलता है। फिर मंडी का भाड़ा, ट्रैक्टर का भाड़ा, लेबर चार्ज, सब कुछ चलने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इसमें। उत्पादन की वजह से अपन बहुत परेशानियां आ चुके हैं, क्यों पानी गिर नहीं रहा है। दूसरी समस्या इसमें पीलापन आ गया है। खेती बोना जोतने वाले का भाड़ा खर्चा भी नहीं निकल पाएंगे। कोई भी मुआवजा, बीमा, थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले तो थोड़ा आदमी को सहयोग लगे। बीमा वगैरह तो सरकार करती है फसलों का, फिर उसमें कुछ राहत तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। सोयाबीन पीली पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा, बादल घुमड़ रहे हैं, लेकिन पानी गिरे तो काम चले। पानी नहीं गिरेगा तो जानवरों को फसलें खिलानी पड़ेंगी। लोबिया की फसल भी खराब हुई है। ककड़ी में भी दवाई डाल रहे हैं, लेकिन वो भी पीली पड़ चुकी है। पानी नहीं गिरेगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? जहर खाने की नौबत आ जाएगी। इंद्रदेव मेहरबान ही नहीं हो रहे हैं। मनाने की उज्जैनी भी कर ली, होम हवन भी किए, लेकिन मेरे नाथ इंद्रदेव नहीं सुन रहे हैं। समय के अनुसार वर्षा हुई और एक
हाल फिलहाल सही सलामत होगी। और अब ये पानी की कमजोरी के कारण उसमें जाने कितनी तरह के कीटाणु लगे, इसलिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मैं तो अभी। अब इतना 2 कुंटल हमारा वो ऐसा वो खत्म हो गया था। हाँ। और कितनी जगह पर लगाया था? हमने 4 जगह लगाए थे। चारों जगह स्थिति है? हाँ, 4 जगह थे। बोवनी की थी तब फसल अच्छी थी, फिर पानी बीच में रुक गया था तो इसमें मतलब खाद वाद डाला तो अच्छी थी, फिर बाद में पानी शुरुआत तो गिर रहा, उसमें फसल ज़्यादा खराब हो गई, उसमें पीली पत्ती पड़ गई, इसमें वो कीड़े भी लग गए थे, तो फिर दवाई ववाई छिड़की तो मरे पर फसल खराब हो गई। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में सोयाबीन का रकबा 64,99,000 हेक्टेयर था। 2020-21 में ये घटकर 56,69,000 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2022-23 में रकबा घटकर 50 लाख हेक्टेयर हो गया। रूठे मानसून से राज्य में बिजली संकट भी आ गया है। मुख्यमंत्री ने देर रात आपात बैठक की, सुबह महाकाल के पास बारिश के लिए अर्जी लगाई, महारुद्र अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो। जहां जहां से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। 8-9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। उधर कांग्रेस की मांग है सरकार किसानों को फौरन मुआवजा दे। किसान टोटल खर्च है ना कर्ज ले लेके करता है, शासन से, बैंक से, इनसे सबसे। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है, पाइजन है। सोयाबीन के खेतों में मैं गया था, सब खराब हो गई फसलें। अपने आप में किसान दुखी है, खून के आंसू रो रहा है। सरकार जिन कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लाभ मिला है, उनसे वापस इनको मुआवजा दिलवाएं। 7 घंटे आप बिजली की बात करते, फिर भी अघोषित कटौती करते हो। बिजली के बढ़े हुए लगभग अद्भुत बिल है, इस नाम पे बिजली काटी जा रही है। ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है, खंबे नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरे जेब से 400 खंबे घर की राशि से खरीद के मैंने मेरे क्षेत्र की जनता अलग अलग जहाँ डिमांड थी दी, पर विद्युत मंडल के पास नहीं था। इसका मतलब है स्थिति बहुत दयनीय है। तो जो 20 साल का मुख्यमंत्री इस दौर में लाके रख दी सब व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को, उसको कैसे माफ़ करे बिजली उपभोक्ता? वो चाहे घरेलू हो, चाहे कृषक हो, चाहे औद्योगिक हो। मैं मानता हूँ त्राई है, सरकार को जवाब देना होगा, कीमत चुकानी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। कुल 53 जिलों में से कम 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 30 से 46% तक कम बारिश हुई है। अनूपपुर में सामान्य से 2% कम और सतना जिले में तो सामान्य से 46% तक कम बारिश हुई है। 52 में से 36 बड़े बांध 25% से ज्यादा खाली हैं। बारिश की कमी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। चुनाव बस 2-2.5 महीने की दूरी पर हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल परेशान है, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर अब भी अच्छी बरसात हो गई तो ये जो सोयाबीन के दाने हैं वो खिल सकते हैं। बावजूद इसके इस बार पूरी पैदावार का प्रभावित होना तय है और वो कम ही रहेगी। दाने कुछ ऐसे मुरझा से जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। का भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी लेकर आ रहा है नया चैनल एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हम नजर रखेंगे, युवाओं पर फोकस करेंगे। एनडीटीवी के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार से आपको सब खबर देंगे। इस चैनल को आप देख सकेंगे, अभी कुछ देर में आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे तमाम प्लेटफॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी ही दिलचस्प बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों
और कानून के विद्यार्थियों को तो सुप्रीम कोर्ट की संबंधित पीठ में चल रही ऐतिहासिक सुनवाई जरूर देख लेनी चाहिए, जिसका रोज ही लाइव स्ट्रीमिंग होता है। यह सुनवाई कल खत्म होने वाली है और उससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कसौटी तय कर दी। कोर्ट ने मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन से यह हलफनामा मांग लिया है कि वो देश की संप्रभुता पर भरोसा करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 को खारिज करने का समर्थन कर रहे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया कि मोहम्मद अकबर लोन कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा चुके हैं। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनसे यह हलफनामा मांग लिया। Proceed on the basis that he is willing to file an affidavit before our court saying that well अनुच्छेद 370 पर 15वें दिन की सुनवाई में नया मोड़ आ गया जब पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी पर बड़ा सवाल उठाते हुए संविधान पीठ ने मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन मंगलवार तक यह हलफनामा दें कि वे भारत की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे केंद्र की राजनीति करार दिया है। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। वहीं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में खड़े याचिकाकर्ताओं ने लोन की दलीलों को ना शामिल करने की मांग की। हमने अर्जी डाली थी कि इस कोर्ट के संज्ञान में ये लाया जाए और हमें उम्मीद थी कि यह कोर्ट इसका संज्ञान लेकर उनकी जो उनके सबमिशंस हैं वो खारिज कर देंगे। 370 की उनकी पेटिशन के जो सबमिशंस हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारी तर्क से या हमारे विश्वास से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करा है, मगर हम उनका ऑर्डर है उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम वो एक याचिका एक एफिडेविट फाइल करेंगे जिसमें उनको लिखना पड़ेगा कि वो भारत की अखंडता और संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, वो भारत के आईन संविधान में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो देश का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सांसद लोन से हलफनामा मांगा जाए। The affidavit mentions that in all public speeches of petitioner number 1, he supports separatist elements and other elements. Let him say he does not support secessionism and terrorism. No citizen of this country can have any objection in filing that affidavit. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाबी बहस शुरू की और केंद्र की दलीलों का विरोध किया। कहा केंद्र के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है। निरस्तीकरण का फैसला राजनीतिक था और इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। Because this was, as I said, this is a political decision. It has nothing to do with the constitution. I've been saying that from day one, Malas. These are political decisions. Even 272, 273 is political. मंगलवार को 16वें दिन की बहस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाएगी। अनुच्छेद 370 को लेकर कानूनी लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और सभी को अब इंतजार सांसद मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे का है। जाहिर है इसके कानूनी से ज्यादा राजनीतिक मायने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।